ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो किसी देश का सर्वोच्च नेता है। वो हमेशा फील्ड मार्शल की एकदम शानदार वर्दी पहनकर घूमता है। हाँ, लेकिन मजेदार बात यह है कि असलियत में उसने सेना में एक दिन भी काम नहीं किया है। बिल्कुल, मतलब एक भी दिन नहीं। और जब उसी नेता के देश पर महाशक्तियों का हमला होता है तो वो अपने 140 सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को सुरक्षा के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन के पास भेज देता है। इस उम्मीद में कि वो दुश्मन उन विमानों को बचाएगा, लेकिन होता एकदम उल्टा है। वो दुश्मन उन जहाजों को वापस करने से ही साफ मना कर देता है। सही कहा। और ये कोई हॉलीवुड थ्रिलर की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज हम जिस विषय की गहराई में जा रहे हैं वो इराक और सद्दाम हुसैन की वो अजीब और खौफनाक कहानी है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक तानाशाह तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उस पूरी भू राजनीतिक बिसात की जहां देशों को मोहरों की तरह इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। आज हम जिन खुफिया फाइलों, ऐतिहासिक दस्तावेजों का ये गहन विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें CIA, ब्रिटेन और सद्दाम हुसैन के कुछ ऐसे सच दबे हैं जो शायद आसानी से हजम न हो। लेकिन एक बात मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी की तरफदारी करना या कोई राजनीतिक स्टैंड लेना बिल्कुल नहीं है। चाहे वो वामपंथी विचार हो या दक्षिणपंथी, हमारा काम सिर्फ इन दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट करना है, ताकि हम इस जटिल इतिहास को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझ सकें। एकदम सही। और हमारा लक्ष्य सिर्फ कुछ तारीखें या युद्धों के नाम याद करना नहीं है। हमें ये समझना है कि कैसे संसाधनों की भूख और विदेशी ताकतों के दखल ने एक पूरे के पूरे देश को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियाद से। ये आधुनिक इराक आखिर वजूद में आया कैसे? क्योंकि मतलब जितना हम जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध से पहले तो इराक नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पे था ही नहीं। सही कहा। इस कहानी की असल शुरुआत करीब 100 साल पहले होती है। 1914 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तब मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े हिस्से पर ऑटोमन साम्राज्य का राज था, जिसे उस्मानिया सल्तनत भी कहते हैं ना। हाँ, वही। लेकिन युद्ध के बाद ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जीतने वाली ताकतों, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट के नक्शों पर अपनी सुविधा के हिसाब से लकीरें खींच दी। मतलब उन्होंने बस कागज पे लकीरें खींचकर देश बांट दिए। काफी हद तक ऐसा ही हुआ। इसी बंटवारे में मेसोपोटामिया का जो हिस्सा था वो ब्रिटेन के पास आ गया, और ब्रिटेन ने 3 अलग अलग प्रांतों को, बगदाद, बसरा और मसूल, इन तीनों को जबरन एक साथ मिलाकर एक नया ढांचा खड़ा किया और उसे नाम दिया गया इराक। तम अलग अलग थे, बस उन्हें एक राजनीतिक सीमा में बांध दिया गया। बिल्कुल। और जब किसी देश की नींव ही इस तरह के कृत्रिम बंटवारे पर रखी गई हो, तो वहां अस्थिरता आना तय है। हाँ, दस्तावेज भी यही बताते हैं कि 1932 में ब्रिटेन ने इराक को आजाद तो कर दिया, लेकिन वहां कोई लोकतंत्र नहीं आया। अगले 30 सालों तक वहां राजशाही थोप दी गई। सही कहा। पहले फैसल प्रथम, फिर गाजी प्रथम और आखिर में फैसल द्वितीय, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा था। 4 साल की उम्र में? अरे बाप रे। हाँ, और जब फैसल द्वितीय 23 साल का हुआ तो 1958 में उसी के सेनापति अब्दुल करीम कासिम ने उसकी हत्या कर दी। रातों रात राजशाही खत्म हो गई और एक सैन्य तानाशाही का दौर शुरू हो गया। मतलब जनता के लिए कुछ नहीं बदला, बस सत्ता का चेहरा बदल गया। और ये अस्थिरता एक दशक बाद एक नया मोड़ लेती है ना? बिल्कुल। 1968 में बाथ पार्टी ने विद्रोह करके सत्ता पलट दी और अहमद हसन अल बेग राष्ट्रपति बने। अब यहां से कहानी में महाशक्तियों की सीधी एंट्री होती है, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर चरम पर था और इराक के नए राष्ट्रपति का झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। एग्जैक्टली। और ये बात अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। यहीं से असल खेल शुरू होता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA किसी भी कीमत पर इतने बड़े तेल भंडार वाले देश को रूस के पाले में जाने से रोकना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्हें इराक की सत्ता के भीतर ही एक ऐसे मोहरे की तलाश थी जो महत्वाकांक्षी हो, क्रूर हो और अमेरिका के इशारों पर काम कर सके। उन्होंने बाथ पार्टी के भीतर ही एक युवा सदस्य को चुना और वो था सद्दाम हुसैन। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। सद्दाम हुसैन की जो पृष्ठभूमि हमने देखी है वो बेहद साधारण थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया, और सबसे बड़ी बात, जिसके पास कोई सैन्य तजुर्बा था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं था।
तो फिर CIA की मदद से ही सही एक बिना सैन्य ट्रेनिंग वाला इंसान सेना और खुफिया विभाग के इतने बड़े पदों पर अचानक अपनी पकड़ कैसे बना सकता है? इसका सीधा सा जवाब है सत्ता और खौफ का गठजोड़। देखिए, सद्दाम को जब बाथ पार्टी में खुफिया एजेंसी का प्रभार दिया गया तो उसने एक ऐसा तंत्र विकसित किया जो पूरी तरह से डर पर आधारित था। मतलब उसने विरोधियों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। हटाना तो बहुत छोटा शब्द है। उसने विरोधियों को इस कदर अमानवीय यातनाएं दी कि पूरे सरकारी तंत्र में उसका खौफ बैठ गया। CIA ने उसे संसाधन दिए, खुफिया जानकारी दी, जिसका इस्तेमाल उसने अपना एक समानांतर साम्राज्य खड़ा करने में किया। ये तो किसी कॉर्पोरेट होस्टाइल टेकओवर जैसा लगता, या यूं कहें कि आपने अपने ही घर की रखवाली के लिए एक ऐसे भेड़िए को पाल लिया जो धीरे धीरे पूरे घर का मालिक बन बैठा। बहुत सटीक उदाहरण है। और ये भेड़िया आखिरकार 1979 में पूरी तरह से बेकाबू हो गया। सद्दाम ने अपने ही राष्ट्रपति के सर पर बंदूक रख दी और कहा, या तो इस्तीफा लिखो या गोली खाओ। बाप रे! और इस तरह बिना चुनाव लड़े वो राष्ट्रपति बन गया। हाँ, अमेरिका ने अपने तात्कालिक फायदे के लिए उसे बढ़ावा तो दे दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मोहरा आगे चलकर कितना खतरनाक होने वाला है। और मुझे लगता है 1979 का साल सिर्फ इराक के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल था। इसी साल पड़ोसी देश ईरान में एक बहुत बड़ी इस्लामी क्रांति हुई थी। अमेरिका की कठपुतली माने जाने वाले रजा पहलवी की सरकार गिर गई और रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। यानी ईरान, जो कल तक अमेरिका का दोस्त था, वो रातों रात उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हाँ, और इसी भू राजनीतिक उथल पुथल ने सद्दाम को अपनी महत्वाकांक्षा की उड़ान भरने का मौका दिया। सद्दाम के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो पूरी अरब दुनिया का सर्वोच्च लीडर बन सकता है। तो उसने सोचा कि ईरान में अभी नई नई क्रांति हुई है, सेना कमजोर है, तो यही सही मौका है हमला करने का। और उसने 1980 में अचानक ईरान पर हमला कर दिया। और इस तरह शुरू हुआ पहला खाड़ी युद्ध। इस युद्ध में जो वैश्विक समीकरण बने वे बहुत ही दिलचस्प थे। सद्दाम को अमेरिका और लगभग सभी सुन्नी अरब देशों का भरपूर साथ मिला। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा कि कुवैत जैसे छोटे से देश ने सद्दाम को करीब 2 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग $80 बिलियन का फंड दिया था। बिल्कुल। और अमेरिका ने हथियारों और सैटेलाइट इमेजरी से मदद की। उनका इकलौता मकसद ईरान की नई सरकार को खत्म करना था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। कुवैत जो खुद एक छोटा और शांत देश है, उसने दूसरे देश के युद्ध के लिए $80 बिलियन क्यों दे दिए? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये आग उन तक भी आ सकती है? बाहर से देखने पर यह बेवकूफी लग सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही नियम काम करता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, तो उन्हें ईरान से डर था। हाँ, कुवैत और सऊदी अरब को डर था कि ईरान की क्रांति उनके देशों में भी फैल सकती है। उन्हें लगा कि सद्दाम की सेना उनके और ईरान के बीच एक मजबूत दीवार का काम करेगी। लेकिन वो दीवार तो खुद इराक पर ही गिर गई। 8 साल तक ये युद्ध चला और नतीजा क्या निकला? एकदम शून्य। बिल्कुल शून्य। कोई सीमा नहीं बदली। दोनों तरफ के लगभग 20 लाख लोग मारे गए और इराक, जो कभी एक समृद्ध देश था, पूरी तरह से कर्ज में डूब गया। ये तो ऐसा है जैसे आप अपने पड़ोसी से लड़ने के लिए पूरे मोहल्ले से कर्ज ले लें, 8 साल तक लड़ें और अंत में खाली हाथ लौटें। और इसी कर्ज के बोझ ने दूसरे खाड़ी युद्ध की नींव रखी है ना? एकदम सही। एक युद्ध का अंत दूसरे युद्ध का कारण बन गया। युद्ध के बाद सद्दाम ने कुवैत से कहा कि वो $80 बिलियन का कर्ज माफ कर दे। उसका तर्क था कि वो अरब जगत को बचाने के लिए लड़ रहा था। लेकिन कुवैत ने साफ मना कर दिया। कुवैत ने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि उसने इराक के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। यहीं पर दस्तावेजों में एक बहुत ही अजीब आरोप का जिक्र आता है, स्लैंट ड्रिलिंग का। हाँ, स्लैंट ड्रिलिंग यानी तिरछी खुदाई। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। ये तकनीक क्या है और इसने सद्दाम को इतना क्यों भड़काया? देखिए, कुवैत और इराक की सीमा आपस में मिलती है और दोनों के नीचे एक बहुत बड़ा तेल का रिजर्व है। कुवैत ने अपनी सीमा के अंदर से ड्रिलिंग मशीनें लगाईं, लेकिन उन्हें सीधा नीचे ले जाने के बजाय तिरछा कर दिया, जिससे वे जमीन के नीचे इराक की सीमा में घुस गईं। एग्जैक्टली। और इराक के हिस्से का तेल खींचने लगी। इसके साथ ही कुवैत ने तेल का उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि कीमतें धड़ाम से गिर गईं। इराक को और भारी आर्थिक नुकसान होने लगा। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि कोई एक लंबा स्ट्रॉ लेकर आपके घर की खिड़की से आपका ही जूस पी रहा हो। यह तो सीधे तौर पर चोरी थी। बिल्कुल। सद्दाम हुसैन, जो पहले ही कर्ज से बौखलाया हुआ था, वो उसे कैसे बर्दाश्त करता? लेकिन यहाँ अमेरिका का जो डबल गेम सामने आता है
वो सच में हैरान करने वाला है। सद्दाम ने कुवैत पर हमला करने से पहले अमेरिकी राजदूत एप्रिल गिलेस्पी से मुलाकात की थी ना? हाँ, जुलाई 1990 की वो बहुत चर्चित मुलाकात है। सद्दाम ने अमेरिका का रुख जानना चाहा। जवाब में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि अमेरिका का अरब देशों के आपसी सीमा विवादों में पड़ने का कोई इरादा नहीं है। और सद्दाम ने इसे कुवैत पर हमला करने के लिए ग्रीन लाइट मान लिया। हाँ, और अगस्त 1990 में सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान वो मशहूर एयरलिफ्ट भी हुआ था ना, जिसमें लगभग 1,70,000 भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था। जी, दुनिया का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी गुत्थी है, अगर अमेरिका कुवैत को बचाना चाहता था तो उसने तुरंत हमला क्यों नहीं किया? हाँ, मैंने भी सोचा ही है। अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के तहत सऊदी अरब में 1 लाख फौज तो उतार दी, लेकिन पूरे 5 महीने तक कुवैत को इराक के अत्याचार सहने दिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अमेरिका की एक सोची समझी चाल थी। अगर अमेरिका तुरंत हमला कर देता तो वो कुवैत पर अपने एहसान की कीमत नहीं वसूल पाता। जब कुवैत का राजशाही परिवार पूरी तरह से हताश हो गया, तब अमेरिका ने डील रखी। किस तरह की डील? डील ये थी कि अमेरिका कुवैत को आज़ाद कराएगा, लेकिन बदले में कुवैत को अपना सारा तेल या रियायतें अमेरिकी कंपनियों को देनी होंगी। जब ये तय हो गया, तब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। क्या बात है, पहले लड़ने दो, फिर जब वो कमजोर हो जाए तो रक्षक बनकर सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लो। यही तो भू राजनीति है। और इसी युद्ध के दौरान वो त्रासद घटना घटी जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया था। अरे हाँ, लड़ाकू विमानों वाली बात। सद्दाम को डर था कि अमेरिकी वायुसेना उसके 140 आधुनिक विमानों को उड़ा देगी, तो उसने वो विमान सुरक्षित रखने के लिए ईरान भेज दिए। वही ईरान जिससे वो 8 साल लड़ा था। उसने सोचा शायद संकट में ईरान उसकी मदद करेगा। लेकिन ईरान ने एक भी गोली चलाए बिना उन जहाजों को युद्ध के हर्जाने के तौर पर रख लिया। बिल्कुल। और युद्ध के बाद अमेरिका ने इराक पर दुनिया के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन उन्होंने सद्दाम को सत्ता से क्यों नहीं हटाया? वो तो आराम से कर सकते थे। हाँ, यहाँ बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन का सिद्धांत आता है। अमेरिका को पता था कि अगर सद्दाम को खत्म कर दिया तो इराक बिखर जाएगा और पूरे क्षेत्र में ईरान का वर्चस्व बढ़ जाएगा। इसलिए उन्होंने सद्दाम को रहने दिया, ताकि दोनों एक दूसरे से उलझे रहें। खैर, इसके बाद आता है तीसरा खाड़ी युद्ध, जिसकी पटकथा 11 सितंबर 2001 यानी 9/11 के हमलों के बाद लिखी गई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है। इराक जो पहले ही कड़े प्रतिबंधों से टूट चुका था, जिसके पास कोई बड़ी सैन्य शक्ति नहीं बची थी, वो अचानक अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया? देखिए, 9/11 के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान पहुंचा था। शेयर बाजार गिर रहे थे। तत्कालीन जॉर्ज बुश प्रशासन को 2 चीजों की जरूरत थी। पहला, जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा दुश्मन, और दूसरा तेल। तो इसलिए एक बिल्कुल नया और झूठा नैरेटिव गढ़ा गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी सामूहिक विनाश के हथियारों का। एकदम सही। पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि सद्दाम के पास रासायनिक हथियार हैं, और इसी डर का व्यापार करके 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। लेकिन मैंने सोर्तों में पढ़ा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक पेंच भी था। डॉलर की मोनोपोली को लेकर कुछ था ना? हाँ, पेट्रो डॉलर का खेल। 1970 के दशक से दुनिया भर में तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में खरीदा जाता था। लेकिन सद्दाम ने सन 2000 में ऐलान किया कि इराक अब अपना तेल डॉलर के बजाय यूरो में बेचेगा। ओहो, मतलब असल में ये हथियारों का नहीं बल्कि करेंसी का युद्ध था। बिल्कुल। अगर इराक को देखकर दूसरे अरब देश भी यूरो में तेल बेचते तो अमेरिकी डॉलर की अहमियत पूरी दुनिया में खत्म हो जाती। इसलिए सद्दाम को हटाना अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व के लिए बहुत जरूरी था। और आखिरकार 2003 में सद्दाम को एक सुरंग से पकड़ लिया गया जी। और पूरे इराक को छान मारने के बाद भी उन्हें कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला, क्योंकि वो सिर्फ एक बहाना था। इसके बाद सद्दाम पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन एक चीज जो दिमाग में खटकती है वो है फांसी का दिन, 30 दिसंबर 2006 यानी बकरीद का दिन। क्या ये महज एक संयोग था? जब आप अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जानबूझकर उठाया गया कदम था ताकि शिया और सुन्नी समुदायों के बीच नफरत फैले और धार्मिक उथल-पुथल मचे। और यहीं से हमारी चर्चा के सबसे खौफनाक हिस्से की शुरुआत होती है। इराक को जो ये आजादी मिली, उसकी असल कीमत वहां के आम नागरिकों ने चुकाई।
अमेरिका ने सद्दाम की पूरी सेना को रातों रात भंग कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि करीब 4 लाख सैन्य अधिकारी और जवान अचानक बेरोजगार हो गए। उनके मन में गुस्सा था और इसी पावर वैक्यूम या खालीपन ने अल-कायदा इन इराक और बाद में ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठनों को जन्म दिया। और अमानवीय त्रासदी की बात करें तो अबू गरीब जेल का जिक्र करना बहुत जरूरी है। दस्तावेजों में जो तस्वीरें हैं वे रोंगटे खड़े कर देती हैं। लिंडी इंग्लैंड नामक एक अमेरिकी महिला सैनिक ने कैदियों पर जो अत्याचार किए वो शुद्ध बर्बरता थी। बिल्कुल। अभी हाल ही में 20 साल बाद एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी CACI पर इन कृत्यों के लिए 350 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा है। एक अनुमान के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बाप रे, 80 लाख लोग बेघर हो गए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद और युद्ध दरअसल कुछ शक्तिशाली देशों के लिए बहुत बड़ा मुनाफे वाला बिजनेस मॉडल बन चुका है? इस बात से इनकार करना बहुत मुश्किल है। शक्तिशाली देश पहले युद्ध पैदा करते हैं, फिर जब आतंकवाद बढ़ता है तो वे बचाव के नाम पर हथियार बेचते हैं और खरबों डॉलर कमाते हैं। और इसका खामियाजा इराक जैसे देशों के साथ साथ भारत जैसे विकासशील देशों को भी भुगतना पड़ता है। सद्दाम के दौर में इराक भारत को सस्ता तेल देता था, कश्मीर मुद्दे पर साथ देता था। हाँ। इराक के बर्बाद होने से भारत जैसे देशों को ऊर्जा के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे संसाधनों की लालच और एक तानाशाह की क्रूरता ने एक पूरे देश को तबाह कर दिया। कैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ गढ़कर महाशक्तियों ने इराक का वजूद ही मिटा दिया। सही कहा। विदेशी दखलंदाजी और स्थानीय तानाशाही का मिश्रण किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा विनाशकारी फॉर्मूला होता है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को सुनने के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर हम सोचें, क्या किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों का बहुतायत में होना उस देश के लिए वरदान है या फिर वो सबसे बड़ा श्राप है जो उसकी तबाही का निमंत्रण खुद लेकर आता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर। ये वास्तव में एक ऐसा विचार है जिस पर सबको आत्ममंथन करना चाहिए। हम अगली बार एक और नए विषय के साथ वापस लौटेंगे और एक नए मुद्दे की परतें खोलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सवाल पूछना कभी बंद न करें।